हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबा लें और दोस्तों इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर लें। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 6, जो कि हमारी 8th क्लास की हिस्ट्री से लिया गया है। तो इसमें जो हम आज लेसन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वेवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो वेवर्स कौन होते हैं? ये होते हैं बुनकर। आयरन स्मेल्टर्स कौन होते हैं? जो लोहा बनाने वाले। और फैक्ट्री ओनर्स मतलब कि जो फैक्ट्री मालिक होते हैं। तो इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ने क्या वाले हैं, तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो भारत के जो पहले जब औपनिवेशिक काल हुआ करता था, जब अंग्रेज राज किया करते थे, तो उन्होंने किस तरह भारत की कंपनियों पर, जो भारत की जो फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, जो भारत के कुटीर उद्योग हुआ करते थे, जैसे कि जो हाथ से बनी हुई वस्तुएं हैं, उनका व्यापार पहले किया जाता था। ठीक है, पर अंग्रेज़ों के आने के बाद धीरे धीरे आपको बदलाव देखने को मिलते हैं। अंग्रेज पहले इन्हीं वस्तुओं को सस्ते दामों पर खरीद कर यूरोप के बाज़ारों में बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमाने लग गए। फिर धीरे धीरे देखा गया कि जो वहाँ पर यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो शुरू हो गया, औद्योगिकरण का युग आ गया। अब वहाँ पर फैक्ट्रियाँ खुल गई थी कपड़े बनाने वालियाँ। तो फिर कपड़े बनाने वाली जो वहाँ पर फैक्ट्रियाँ खुल गई थी, तो उन कपड़ों के सामने भारतीय कपड़ा टिक नहीं पाता था। तो इस तरह भारत की जो हालत थी, भारतीय के जो कारीगर थे, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बदतर हो गई। और धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे फिर यूरोप का कपड़ा भारत में आकर यहाँ पर चलने लग गया। फिर उसी तरह धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि औद्योगिकरण के कारण जो लोहा उद्योग है उसका किस तरह डेवलपमेंट हुआ। तो इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है और हम इसमें बहुत सारी बातों को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? ये व्यापारिक जहाज हुआ करते थे जो कि सूरत में, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बंदरगाह हुआ करती थी ये वहाँ पर आकर रुका करते थे और वहीं से आप कह सकते हैं कि व्यापार वगैरह जो भी था वो वहाँ से हुआ करता था। और आपको पता ही है कि सूरत की काफ़ी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी उस टाइम में। तो धीरे धीरे उसकी इम्पोर्टेंस थी। फिर आपको पता है कि आज भी सूरत जो है वो बंदरगाह है। ठीक है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं, बट धीरे धीरे 18वीं शताब्दी तक इसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो घटनी शुरू हो गई, जैसे कि मुंबई की बढ़ने लग गई। तो इनमें हम यही सब बातें डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे भारत में अंग्रेज आते गए तो उसी तरह यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ थी उनका भी डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो यहाँ पर अंग्रेज आए थे तो यहाँ पर उनका मेनली दो, आप कह सकते हैं कि दो इंडस्ट्रीज़ थी, उनका इन पर मेन फोकस था। तो सबसे पहले वाली इंडस्ट्रीज़ कौन सी थी? वो इंडस्ट्रीज़ थी जैसे कि कपड़ा उद्योग। ठीक है, कपड़ा उद्योग के साथ यहाँ पर एक और इंडस्ट्री थी जैसे कि वो थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। ठीक है ना, तो ये कपड़ा उद्योग और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ पर, इन्हीं दोनों पर ज़्यादा फोकस था जो यहाँ पर अंग्रेज हुआ करते थे। और धीरे धीरे इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले किया, जो आप कह सकते हैं आधुनिक विश्व का में आप इन्होंने योगदान दिया। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो मशीनों का जो प्रयोग था वो भी बढ़ने लग गया था। और यहाँ पर जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, जैसे कि लोहा और इस्पात उद्योग, ये भी 1850 के बाद ये धीरे धीरे इनमें आप कह सकते हैं बढ़ने लग गया था। और ब्रिटेन को उस टाइम पर वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लग गया था। तो यहाँ पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो यहाँ पर ब्रिटिश के बहुत ही क्लोज रिलेशन हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम पर जो भारत था वो यहाँ पर अंग्रेज़ों का उपनिवेश था। और यहाँ पर अगर आप 18वीं शताब्दी में देखेंगे तो यहाँ पर हो क्या रहा था मेजर, तो यहाँ पर जो कंपनी थी वो सामानों को खरीदती थी भारत से और क्या करती थी, इसको इंग्लैंड और यूरोप में बेच देती थी और बहुत ज़्यादा पैसा कह सकते हैं कि मुनाफे पर ये कमाया करती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो उत्पादन था वो ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा होने लग गया। ठीक है, ब्रिटेन में उत्पादन ज़्यादा होने के कारण जो यहाँ पर आपको वस्तुएं देखने को मिलती हैं, इसको देखा जाने लग गया कि इसको हम बाज़ार, जो भारत है उसको एक बड़े बाज़ार के रूप में देखा जाने लग गया। तो इसी तरह जो ब्रिटेन था उसकी वस्तुएं पूरे भारत में भर गई थी। तो इसके कारण क्या क्या भारत के उद्योगों पर, भारत के लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट की, जो भारतीय कपड़ा था वो विश्व के बाज़ार में इसकी क्या भूमिका थी। तो हम बात करेंगे लगभग 1750 की। तो इससे पहले की जो बात है, तो जब आप कह सकते हैं कि जब भारत ने अभी बंगाल पर कब्जा किया नहीं था, ठीक है ना, तो आपको पता है कि उससे पहले फिर इनको बंगाल की दीवानी मिल गई थी और
फिर इसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पर जो अंग्रेज हुआ करते थे वो भारत का जो कपड़ा कह सकते हैं कि पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करता था, ठीक है। लोग इसको बहुत ही ज़्यादा पहना करते थे, इसको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो कपड़ा हुआ करता था वो भारत में उत्पादन होता था। तो अंग्रेज कह सकते हैं कि इनको बड़ा ही अच्छा लगता था। वहाँ पर अमीर या फिर जो वहाँ के जो राजा महाराजा या फिर रानियाँ भी हुआ करती थी, वो भी उस टाइम पर आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भारतीय कपड़ों का इस्तेमाल किया करते थे। और 16वीं शताब्दी में यूरोपियन कंपनीज क्या करने लग गई थी, बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर अ सेल इन यूरोप, की जो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो कंपनियाँ थी वो भारत से क्या करती थी, कपड़ा उठाती थी और इनको वहाँ पर यूरोप के बाज़ारों में यहाँ पर बेचा करती थी। उस टाइम पर एक पटोला नाम का एक आप कह सकते हैं कि कपड़ा हुआ करता था, ठीक है। ये सूरत में बनाया जाता था, सूरत में, अहमदाबाद में, पठान में। तो ये इस जगह पर इन सभी का आप कह सकते हैं कि ये इंडोनेशिया में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती थी, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती थी। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जो जितने भी कपड़े वगैरह बनाए जाते थे इनकी पूरे विश्व में पूरा बोलबाला था कि भाई भारतीय कपड़ा भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है। तो इसी तरह जो भारतीय लोग थे इनको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर यूरोपियन जो ट्रेडर हुआ करते थे, जो यूरोप के व्यापारी थे, तो उन्होंने क्या किया, एनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लोथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट इन मोसुल इन प्रेजेंट डे इराक। तो यहाँ पर एक इराक में जगह हुआ करते थे, ठीक है। इराक में एक जगह हुआ करते थे मोसल, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने एक कपड़ा देखा यहाँ पर, तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा कपड़ा है, ठीक है। वो मुस्लिन नाम का कपड़ा था, मुस्लिम नहीं, मुस्लिन नाम का यहाँ पर एक कपड़ा था। तो ये धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि ये ना बहुत ही जल्दी फैल गया। जो यहाँ पर पुर्तगाली भारत में आए थे, ठीक है, वो क्या करने आए थे यहाँ पर, वो मसाले की तलाश में आए थे। जो मसाले हुआ करते थे, मसालों की तलाश में भारत आए थे, एक कैलिकट में उतरे थे, ठीक है। सबसे पहले जो पुर्तगाली हुआ करते थे 1908 में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। इनके बारे में हम लेसन नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जब वो वास्को डी गामा आया था भारत में, वो कैलिकट में आया था, वो केरला में है, ठीक है, केरला की कोस्ट पर है, साउथ वेस्ट इंडिया में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आए थे सबसे पहले। तो यहाँ पर जो कॉटन टेक्सटाइल था, जो यूरोप में लेकर गए थे, जो भी मसाले ये लेकर जाया करते थे उनके साथ इसको यूरोप पर लेके गए थे, तो इनको वहाँ पर कैलिको कहा जाने लग गया था, ठीक है। ये कैलिकट, क्योंकि कैलिकट जगह से लेकर जाते थे, तो ये कैलिको यहाँ पर पूरे आप कह सकते हैं यूरोप में इसको कैलिको कहा जाने लग गया। तो यहाँ पर पूरे यूरोप में टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल, इसको कैलिको कहा जाने लग गया था। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे आपको वर्ड देखने को मिलते हैं, जो कि पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल की वेस्टर्न मार्केट्स में, पश्चिमी बाज़ारों में आपको ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कलकत्ता में 1730 में भेजे थे। और यहाँ पर हमें एक पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो ये क्या है, ये आप कह सकते हैं कि ये एक ऑर्डर है, और इस ऑर्डर में लगभग 5,89,000 पीस ऑफ क्लोथ्स की, इसमें आप कह सकते हैं कि इतने यहाँ पर ऑर्डर किए गए थे कि 5 लाख लगभग 90,000, ठीक है, 79,000 जो पीस ऑफ क्लोथ हैं इनको आप कह सकते हैं ये किया गया था इस टाइम पर। तो यहाँ पर हमें और भी ये देखने को पता चलता है कि यहाँ पर लगभग 98 वैरायटीज़ ऑफ कॉटन, ठीक है, लगभग 98 तरह के कपड़े हुआ करते थे, कॉटन हुआ करते थे, सिल्क क्लोथ, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनका जिक्र है इन्हीं बातों में, इन्हीं आप कह सकते हैं इन्हीं ऑर्डर्स में इनका जिक्र है कि इतने प्रकार के जो कॉटन ये हुआ करती थी। और यहाँ पर और भी बहुत सारे नाम यूरोपियंस इनका लिया करते थे, ठीक है ना। तो ये लगभग 20 यार्ड लंबा हुआ करता था और 1 यार्ड ये चौड़ा हुआ करता था। तो यहाँ पर आपको इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये ऑर्डर है, ये 1730 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आप कह सकते हैं लिया गया था। और इन सभी चीज़ों की प्राइजेज हैं, ठीक है, यहाँ पर प्राइजेस भी लिखे हुए हैं। इन सभी चीज़ों के प्राइजेस लंदन में ही तय कर दिए जाते थे। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। और इन ऑर्डर्स को लगभग 2 साल पहले ही सब कुछ ऑर्डर कर दिया जाता था। जैसे कि आपको मान लीजिए किसी कपड़े की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो लगभग 2 साल पहले ही रख लिया जाएगा कि भाई हमें ना ये कपड़ा चाहिए, तो हम 2 साल पहले ही कर लेंगे, क्योंकि समुद्रों से आना जाना, फिर लोगों को भी काम देना कि भाई आपने इतना कपड़ा तैयार करना है, तो उसमें समय काफ़ी लग जाया करता था। और उन्होंने जाना भी समुद्रों से होता था, तो इसलिए ये जो कह सकते हैं कि समय बहुत लग जाता था। और यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो एक कपड़ा हुआ करता था उस पर प्रिंटेड आप कह सकते हैं कि कुछ बना होता था। जो भी प्रिंटिंग बनी होती थी उसे हम छींट कहा करते थे, ठीक है, छींट कहा करते थे, कोसास एंड बंडन, ठीक है, ये इनको कहा करते थे। इसमें हुआ क्या करता था, इसमें आप कह सकते हैं कि रंग बिरंगा फूलों का डिज़ाइन इन पर बना होता था। और 1680 में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये प्रिंटेड मटेरियल है इंडियन कॉटन टेक्सटाइल पे इंग्लैंड में,
ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस पर फाइन टेक्सचर हुआ करता था और ये इतना महंगा भी नहीं हुआ करता था, तो इसलिए लोग इसको बहुत ज़्यादा खरीदा करते थे। तो यहाँ पर जो भी आप कह सकते हैं जो रिच लोग हुआ करते थे इंग्लैंड के, कि रानी खुद भी इन कपड़ों को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इनको पहना करते थे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बंडना क्या हुआ करता था। बंडना एक प्रकार का एक चमकीला कपड़ा हुआ करता था, रंग बिरंगा, ठीक है, जिसको एक आप कह सकते हैं कि स्कार्फ टाइप जिसको गले में लपेट कर रखा जाता था, उसको क्या कहते थे, बंडना, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रही है, ये किस चीज़ की पिक्चर है, ये जमादानी वेब की एक ऐसा कपड़ा था कि जो 20वीं शताब्दी का है, ये तो 20वीं शताब्दी से पहले का है। तो ये एक फाइन मुस्लिन का कपड़ा हुआ करता था जिसपे आप कह सकते हैं कि डेकोरेशन की गई थी। और ये टिपिकली कहाँ पर ये बनाया जाता था, इसके जो सेंटर हुआ करते थे जमादानी के, ये थे ढाका बंगाल और लखनऊ में इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो ये इन जगहों पर इनका कह सकते हैं कि उत्पादन किया जाता था। तो आपको यहाँ पर एक और पिक्चर दिखाई दे रही होगी, तो देख लीजिए कितना ब्यूटीफुली इसको बनाया गया है। तो ये क्या है, प्रिंटेड डिज़ाइन ऑन फाइन क्लोथ, कि ये एक कपड़ा है उस पर आप कह सकते हैं कि डिज़ाइन बनाया गया है। कहाँ पर, ये मसूलीपट्टनम में बनाया गया है, जो कि मसूलीपट्टनम कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। और ये जो पिक्चर है आप कह सकते हैं कि ये मिड 19th सेंचुरी में ये उसकी जानकारी ये देती है। तो ये फाइन एग्जाम्पल है शींट की, शींट जिसको कहा जाता था, जो कि ईरान और यूरोप में इनको बाद में बेचा जाता था। तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे कपड़े देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो अलग अलग बाज़ार हुआ करते थे वहाँ पर आपको अलग अलग किस्म के कपड़े देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे कि जो कपड़ा हुआ करता था उसके नाम पर ही आप कह सकते हैं, जगह के नाम पर ही कई बार उनका नाम भी रख दिया जाता था। तो यहाँ पर आप बाज़ार देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कासिम बाज़ार, पटना, कैलकाटा, उड़ीसा, चारपुरे, ठीक है। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं कि इनके नाम बड़े ही फेमस हुआ करते थे। मतलब ये है कि यहाँ का जो इंडियन टेक्सटाइल था, कपड़ा था, वो बहुत अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करता था। तो आपको एक बंडना का डिज़ाइन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये 20वीं शताब्दी का आप कह सकते हैं, अर्ली 20th सेंचुरी का ये लिया गया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एम्ब्रॉयडरी भी की गई है। तो यहाँ पर इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोप मार्केट्स की अब हम बात करेंगे। जो भारतीय कपड़ा था वो यूरोप के मार्केट में वो कैसे कैसे आप कह सकते हैं कि उनका आपको देखने को मिल जाता है कि उनकी क्या सिग्निफिकेंस थी, क्या इंपॉर्टेंस थी किसकी, जो यहाँ पर भारतीय कपड़ा हुआ करता था। तो आप देखेंगे कि जो 18वीं शताब्दी से पहले यहाँ पर जो इंडियन टेक्सटाइल था, भारतीय कपड़ा था, उसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आप जो कॉटन थी, ठीक है, वूल जो ऊन हुआ करता था, ठीक है, और टेक्सटाइल हुआ करता था, इन इंग्लैंड बिगेन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। तो आपको इस बात से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वहाँ पर जो और ऊन का निर्माण करते थे ना, या फिर जो और भी सिल्क का जो सिल्क वगैरह जो रेशम वगैरह बनाते थे, मतलब कि उसके कपड़े वगैरह प्रोडक्शन किया करते थे, तो ब्रिटेन में उसके उत्पादन, मतलब कि डोमेस्टिक में जो उत्पादन किया करते थे, उन व्यापारियों ने, उन कारीगरों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। किसके खिलाफ? कैलिको आपको याद है ना, अंग्रेज सबसे पहले, अंग्रेज नहीं, पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ पर आए थे? पुर्तगाली सबसे पहले आए थे कैलिकट में, ठीक है, वो कहाँ पर है? केरला में, कैलिकट बंदरगाह में 1498 में पुर्तगाली आए थे। तो जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो भी ये यूरोपियन हुआ करते थे वो भारत से कपड़ा तो लेकर जाया करते थे, और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यूरोप में मार्केट में जो भी भारतीय कपड़ा था उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होने लग गई थी। तो इसके कारण वहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, जो वहाँ पर डोमेस्टिक कारीगर थे जो वहाँ पर काम कर रहे थे, ठीक है, उनको तो फिर घाटा होगा ना, क्योंकि उनके सामान को तो कोई ले नहीं रहा था, भारतीय सामान को बहुत ज़्यादा लोग ले रहे थे। तो यहाँ के व्यापारियों ने, यहाँ के कारीगरों ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि भाई इनको बंद करो, इनको बैन करो। तो 1720 में, ठीक है, आपने ये याद रखना है, ये एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना जो यहाँ पर प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल थे, जो छींट थी, इंग्लैंड में आया करता था, ठीक है, जो भी कपड़ा भारत से जाता था, इस पर इन्होंने बैन लगा दिया, या तो फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा शुल्क लेना शुरू कर दिया। मतलब ये कि जो भी वहाँ पर अगर आपको सामान बेचना पड़ेगा तो आपको बहुत ज़्यादा कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा दी, जिसके कारण, ठीक है, उनका प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ जाता था उनके बाज़ारों में कि कोई ख़रीदता ही नहीं था, ठीक है। तो मजबूरन में आप कह सकते हैं कि जो लोकल वहाँ के जो भी होंगे कारीगर होंगे, मार्केट्स होंगी, वो वहीं से सामान लेंगे, ठीक है। तो इसके कारण वो बाहर से आए हुए सामान को लेते नहीं थे। तो आपको ये याद रखना है, ये कैलिको का एक्ट लगाया गया था 1720 में। क्यों लगाया गया था? क्योंकि यहाँ पर जो वहाँ पर लोकल व्यापारी वगैरह वर्ग के जो लोग थे, इन्होंने कह दिया था कि भाई हम यहाँ पर इनको भी बंद करना चाहते हैं, तो इसलिए इनको सरकार ने इनको कहा था
कि भाई आप सरकार को इन्होंने कहा था कि भाई आप इन पर बैन लगाए, तो उसी के लिए इन्होंने कैलिकट एक्ट ये लेकर आए थे। तो इसी टाइम पर क्या हुआ, तो इसी टाइम पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी ब्रिटेन में, ठीक है, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट करने लग गई। तो ऑब्वियस सी बात है, अब वहाँ पर उन्होंने नए नए तरीके सोचने शुरू कर दिए कि जैसा कपड़ा भारत में उत्पादन किया जाता है वैसा कपड़ा हम खुद भी तो बना सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया ब्रिटेन में, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी, एक तो ये अपने बाज़ारों को बचाने में भी तो लगे रहते थे, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन के जो वहाँ पर सरकार थी वो कहती थी कि भाई हम यहाँ पर जो भी डोमेस्टिक जो भी कारीगर होंगे हम उनको प्रमोट करेंगे, तो बाहर से आने वाली वस्तुओं को हम यहाँ पर टिकने देंगे ही नहीं। तो ये क्या करने लग गए थे, इन्होंने एक तो प्रोटेक्शन दी यहाँ की, आप कह सकते हैं, क्योंकि कैलको जो भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज हुआ करती थी भारत की, इन पर उन्होंने बैन लगा दिया, ठीक है, कि आप ब्रिटेन में सामान बेच नहीं सकते, बेचोगे तो भी बहुत ज़्यादा आपको कर देना पड़ेगा। और इन्होंने उसी तरह का आप कह सकते हैं कि एक प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज थी, इन्होंने ब्रिटेन में ही डेवलप कर ली, ठीक है। ब्रिटेन में डेवलप करने के साथ अब क्या होगा कि वहाँ के लोग तो इसी का सामान खरीदेंगे ना। अब इसके बाद क्या हुआ, जो यहाँ पर इंडियन डिज़ाइन था अब इसको यहाँ पर उसकी नकल की जाने लग गई, कहाँ पर, ब्रिटेन में। मतलब ये कि भारतीय जो डिज़ाइन बनाया जाता था उसकी नकल अब ब्रिटेन में यहाँ पर की जाने लग गई थी। तो इसके कारण जो कंपटीशन था, जो भारतीय कपड़ा था उसको बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर झेलना पड़ गया, ठीक है। तो इसी के कारण इन्होंने ब्रिटेन को भी मजबूर कर दिया कि भाई वो नई नई तकनीकों को आप कह सकते हैं कि उसका डेवलप करें, ठीक है। और 1764 में आपको पता है कि स्पिनिंग जेनी, ठीक है, स्पिनिंग जेनी का आप कह सकते हैं आविष्कार कर दिया गया था। तो स्पिनिंग जेनी क्या होती है, तो चरखा जो कतने वाली जो मशीनें नहीं होती, ठीक है, कताई करने वाली मशीनें होती हैं। तो पहले तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक वर्कर दिखाई देगा, जैसे कि भारत के पास इतना आधुनिकीकरण तो था नहीं, तो उस टाइम पर आपको जो भी मशीनें दिखती थी उस पर सिर्फ एक वर्कर ही काम किया करता था। बट यहाँ पर क्या था कि स्पिनिंग जेनी की मदद से यहाँ पर बहुत सारे वर्कर थे, ठीक है, वो यहाँ पर काम कर सकते थे। तो ये एक जॉन कैन नाम का एक पर्सन था, इन्होंने इसका क्या करते थे कि भी इसका डेवलपमेंट कर दिया था, कि आविष्कार यहाँ पर इनके द्वारा कर दिया गया था। तो इसके कारण जो प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है, जो उत्पादकता थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर इन्वेंशन, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो स्टीम इंजन हुआ करता था, ठीक है, स्टीम इंजन के आप कह सकते हैं आविष्कार के कारण रिचर्ड आर्कराइट जो यहाँ के पर्सन हुआ करते थे, रिचर्ड आर्कराइट की यहाँ पर मदद से इन्होंने भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसका वो कर दिया था, आविष्कार कर दिया था, जिसके कारण एक रेवोल्यूशन सा आ गया, ठीक है। 1786 में आप कह सकते हैं क्रांति आ गई, किसमें, टेक्सटाइल वेबिंग में। जो भी बुनकर हुआ करते थे बुनाई वगैरह में, इस कामों में बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं रेवोल्यूशन यहाँ पर आ गया था। और यहाँ पर जो भी क्लोथ हुआ करता था, ठीक है, अब इनको बहुत ही अच्छे ढंग से आप कह सकते हैं कि बनाया जाने लग गया और बहुत ही सस्ते दरों पर इनको बेचा जाने लग गया था, क्योंकि अब मशीनों का भी तो प्रयोग इस्तेमाल करना वो बहुत ही ज़्यादा शुरू हो गया था। बट यहाँ पर अगर आप 18वीं शताब्दी में देखेंगे तो 18वीं शताब्दी के अंत तक भी जो भारतीय कपड़ा था उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बनी रही थी, ठीक है। बट धीरे धीरे चलो वो बात अलग है कि कम हो गई और इनको बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ा। और यहाँ पर जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी, जैसे कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी भी तो बहुत सारी थी ना, जैसे कि डच भी आए थे, फिर फ्रेंच आए थे, जो इंग्लिश हुआ करते थे, ठीक है, जैसे पुर्तगाली, या फिर कितने ये 3-4 जो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो यूरोपियन कंपनी हुआ करती थी। तो यहाँ पर ये क्या कर रही थी, ये बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमा रही थी, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये कंपनी खरीदते थे कॉटन, कहाँ से खरीदते थे, ये इंडिया से कॉटन खरीदते थे। क्या करके, पहले जैसे कि ये इंडिया से जो भी कपास है या फिर जो भी कपड़ा है उसको खरीदने के लिए पहले ब्रिटेन से सोना चांदी मंगाते थे, ठीक है, सोना चांदी के सिक्के हुआ करते थे, उनको भारत में देते थे और बाद में उनको लेने के बाद, ठीक है, वो बाद में यूरोप के बाज़ारों में उनको बेचा करते थे। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि ये भारत का भी एक हिसाब से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। अब क्या हुआ, अब आपको पता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पॉलिटिकल पावर थी वो मिल गई थी, ठीक है। हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, कि अब अंग्रेज़ों को बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद अब अंग्रेज़ों को दीवानी राइट्स मिल गए थे, ठीक है। दीवानी राइट्स मिलने के कारण अब इनको सोना चांदी भी जो भारत वहाँ से मंगाना नहीं पड़ता था, क्योंकि अब इनको यहाँ पर अधिकार मिल गया था कि भाई आप यहीं से अब पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर लोकल ज़मींदार होंगे, जो भी किसान होंगे, आप उनसे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसके कारण भाई अंग्रेज और यहाँ पर ज़्यादा उनको कन्वीनियंस हो गया। अब यहाँ पर आपको एक और पिक्चर दिखाई दे रही होगी जहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये सारी जो चीज़ें थी, जैसे कि छींट, सिल्क, चेक एंड स्ट्राइप्स, प्लेन वाइट, ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब, लाहौर, सिरहिंद, अवध, बनारस, बिहार, पटना,
कलकत्ता, डक्का, उड़ीसा, गोलकोंडा, बुरहानपुर, सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, पटन, गुजरात, सिनोज, राजस्थान, सिंध, संगरूर, कैलीकट, गोवा, बॉम्बे, मदुरई। और यहाँ पर आपको एक लिस्ट चीज़ दिखाई दे रही है ना, इसका तो मतलब यही हुआ ना कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं डेवलपमेंट हुआ होगा। ठीक है, पुलिकट हो गया, मद्रास, पौंडीचेरी, नागापट्टनम, तंजौर, आपने ये नाम सुने भी बहुत होंगे, मसूलीपट्टनम, पेटाबोली। ठीक है, अभी हमने ये नाम वैसे भी रिपीट कर ही लिए हैं, कैलीकट। ठीक है, यहीं पर आए थे सबसे पहले पुर्तगाली। आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर सबसे पहले कैलीकट में ही आए थे। ठीक है, कौन आए थे यहाँ पर? पुर्तगाली। 1498 में यहाँ पर आपको मदुरा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये वेविंग सेंटर थे कब से? 1500 से लेकर 1750 तक की ये वेविंग सेंटर थे। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे हु वर द वेबर्स, कि ये वेबर्स थे कौन? ठीक है, ये बुनकर कौन हुआ करते थे? तो ये बुनकर हुआ करते थे। ये यहाँ पर कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं कि ये बुनाई का काम करते थे। तो यहाँ पर इनके पास सिर्फ एक ही काम हुआ करता था, और ये जो इनके काम थे ये जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफ़र होते रहते थे। जैसे कि पहले उनको पिता को वो काम आता था, फिर उनके बच्चे भी यही काम करते थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक टांटी वेबर्स नाम की कम्युनिटी देखने को मिल जाती है, टांटी वेबर्स ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पर जुलाहाज भी इनको कहा जाता था। ठीक है, मोमिन वेबर्स भी इनको कहते थे। नॉर्थ इंडिया के सेल एंड कायकोलार, ठीक है, ये भी देवांग ऑफ साउथ इंडिया। तो आपको ये एक बार कई बार नाम पूछ लेता है कि ये कौन हुआ करते थे, तो आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कायकोलार, देवांग, और यहाँ पर सेल, मोमिन, जुलाहा, टांटी। ठीक है, ये सारे आप कह सकते हैं कि वेबर्स की कम्युनिटी यहाँ पर हुआ करती थी। बहुत ही फेमस वेबर की कम्युनिटीज़ हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलता है कि सबसे जो पहला प्रोसेस हुआ करता था, जो फर्स्ट स्टेज हुआ करती थी प्रोडक्शन की, वो स्पिनिंग हुआ करती थी। ठीक है, पहले आप कताई करेंगे ना, बाद में कपड़ा वगैरह बनेगा, तो सबसे पहले कताई होती थी। तो इसको मेनली काम दिया जाता था कताई का, वो महिलाएं काम किया करती थी। और ये किन की मदद से किया करती थी? उनके पास चरखा या फिर तकली हुआ करती थी। ठीक है, उसकी मदद से ये क्या करते थे? ये कताई करने का काम करते थे। ठीक है, और थ्रेड वाज स्पन ऑन द चरखा, कि ये जो धागा था इसको यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसकी कताई चरखे पर की जाती थी, और बाद में इसको तकली में आप कह सकते हैं कि वो लपेट दिया जाता था। अब बाद में क्या होता था, जब ये कताई हो जाती थी, इसको बाद में आप कह सकते हैं कि जो धागे हुआ करते थे, इनके कपड़े बना दिए जाते थे। किनके द्वारा? बुनकरों के द्वारा। ठीक है, अब ये बुनकरों का काम अगर आप देखेंगे तो ये मेन जो टास्क हुआ करता था ये पुरुषों द्वारा, माने कि मैन जो हुआ करते थे उनके द्वारा किया जाता था। कताई करने का काम महिलाएं करती थी, और बुनकर का काम कौन करता था? ये पुरुष किया करते थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी टाइप्स भी दिखेंगी कि बहुत अलग अलग तरीके से इनको यहाँ पर किया जाता था, बहुत ही अच्छे अच्छे ढंग से। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इंडियन टेक्सटाइल था, ठीक है, अभी आपने देखा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अभी भारत का जो कपड़ा था इसकी डिमांड बढ़ी थी, तो ये अचानक से घटने कैसे लग गया? वैसे तो हमने ऊपर देख ही लिया था कि भाई क्या रीज़न हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो इसका हम एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब यहाँ पर ब्रिटेन था, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लग गया था, क्योंकि उन्होंने कुछ फैक्ट्रीज भी खोल दी थी। तो इसके कारण यहाँ पर भारत में आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इनको प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब जो भारतीय कपड़ा था इसको कम्पीट करना पड़ता था किनके साथ? जो यहाँ पर अंग्रेजों का जो कपड़ा हुआ करता था, जो भी यहाँ पर यूरोपियन बाजारों का जो कपड़ा था, उनके आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज का कपड़ा था। ठीक है, अब उनको भारतीय कपड़े के साथ कम्पीट करना पड़ता था, तो इसके कारण बहुत ही समस्या आती थी। और दूसरा कारण ये था कि आप कह सकते हैं कि जो ड्यूटीज़ होती हैं ना, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ या एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, जैसे कि आपने आजकल भी अगर आप देखेंगे तो जैसे कि यूएस और चाइना में ट्रेड वॉर चल रही है। ठीक है, तो ट्रेड वॉर वो चलती रहेगी। ठीक है, जब तक ये आपस में बातचीत करेंगे नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर भी ये बात हुआ करती थी कि जो भी आप अगर सामान हमें बेचेंगे, ठीक है, तो भारत का अगर कपड़ा यहाँ पर यूरोप के बाज़ारों में आएगा तो हम उस पर हाई इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ पर चीज़ है, ठीक है, कोई कपड़ा है, वो आपको 100 रुपीज़ में मिल रहा है। ठीक है ना, तो 100 रुपीज़ में यहाँ पर आपको कपड़ा मिल रहा है, तो वो उन्होंने क्या कर दिया, पहले लगती थी इस पर 20%। ठीक है, कि अगर आपको यहाँ पर यूरोप के बाज़ारों में अगर बेचना है तो 20% आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। मतलब कितना हो गया कि यूरोप के बाज़ारों में आपको इसको 120 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, और 20 रुपये सीधे सरकार के पास जाएंगे। तो अब उन्होंने इसको 20 से बढ़ाकर मान लीजिए 50 कर दिया होगा, 100 कर दिया होगा। तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर जो यूरोप में उनके जो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं, ठीक है, तो उनके प्रोडक्शन पर कोई ऐसा आप कह सकते हैं कर लगेगा नहीं, तो उनके जो भी गुड्स होंगे वो तो सस्ते ही मिलेंगे ना, तो भारत का कोई सामान लेगा ही क्यों?
तो यहाँ पर ये आपको बात समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसके कारण ये भी कह सकते हैं कि ये भी रीज़न था जिसके कारण आप कह सकते हैं कि जो भारत का जो टेक्सटाइल था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया था। और एक बात और थी कि जो सारी यहाँ पर कंट्रीज़ हुआ करती थी, जो भी यहाँ पर यूरोप थे, ठीक है, तो ये नहीं चाहते थे कि भी भारत की कोई भी चीज़ यहाँ पर चले, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब वो अंग्रेज भारत में भी आए थे तो वो नहीं चाहते थे कि भी भारत तरक्की करे, ठीक है ना। तो वो इसीलिए नहीं चाहते थे कि भाई ये आगे अगर तरक्की करने लग जाएंगे तो भी इनका देश डेवलपमेंट करने लग जाएगा, तो इसीलिए वो वहाँ से जो भी सामान लाते थे वो भारत में बेचते थे, कच्चा माल भारत से लेकर जाते थे यूरोप में पक्का सामान बनाकर ये भारत में बेच देते थे। तो इसके कारण उनको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा यहाँ पर होने लग गया था। वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को तो बचाते जा रहे थे, बट यहाँ पर भारत की इंडस्ट्रीज़ का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था। जो भी यहाँ पर आप कह सकते हैं जो भी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी, तो इनको बहुत ही ज़्यादा बुरा झटका लग रहा था। और यहाँ पर जो भारतीय लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं गरीबी में आ गए थे, ठीक है। इनके बारे में भी देख लेते हैं कि उस टाइम पर उनकी स्थिति कैसे हो गई थी। जो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो बुनकर हुआ करते थे, ठीक है, क्योंकि पहले तो इनको बहुत ज़्यादा काम मिला करता था। जो भी यहाँ पर अंग्रेजी व्यापारी आए थे यहाँ पर, ठीक है, वो इनको काम दे देते थे कि भाई आप यहाँ पर काम करो, ठीक है। इसके काम करने के बाद यहाँ पर जो भी सामान बनता था उसको यूरोप में बाज़ारों में बेच दिया जाता था, जिसके कारण भारतीय लोगों को मुनाफा होता था। बट अब ये ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि उन्होंने अब अपनी ही कंपनियां वहाँ पर कह सकते हैं कि अपनी इंडस्ट्रीज़ खोल ली थी, जिसके कारण भारतीय कपड़ों को कोई अब लेना चाहता था नहीं। तो यहाँ पर औरंग क्या है, औरंग का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ करता था कि एक ऐसा गोदाम टाइप हुआ करता था जहाँ पर वस्तुओं को यहाँ पर रखा जाता था। तब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इनकी जो लोगों की स्थिति थी वो कैसी हो गई थी। तो यहाँ पर 1823 में ये ना जो कंपनी हुआ करती थी, जो भी यहाँ पर सरकार थी, उसको लगभग यहाँ पर 12,000 कह सकते हैं कि जो बुनकर हुआ करते थे, उन्होंने एक पेटिशन, एक लेटर टाइप लिखा था, ठीक है। और इसमें इन्होंने कहा था कि भाई आप हमारे लिए कुछ करो। पहले तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमसे काम लिया करते थे, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाया करता था। हमें तो कुछ कोई और काम आता भी नहीं है बुनकर के सिवा, और हम करेंगे भी क्या। तो भाई आप ज़रूर से कुछ करिए, हम यहाँ नहीं तो यहाँ पर भूखे मर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये उस टाइम पर आप कह सकते हैं कि इनकी सिचुएशन हो गई थी। और यहाँ पर आप एक और चीज़ देखेंगे कि 1828 में, ठीक है, 1828 में बंगाली न्यूज़पेपर में आप कह सकते हैं कि एक यहाँ पर समाचार दर्पण था। इन्होंने ना एक यहाँ पर एक महिला थी, उन्होंने एक लेटर लिखा था कि भाई मैं ना कताई करने वाली हूँ, भाई हमें ना जब से ये आप कह सकते हैं कि मैं 22 साल की थी जब से मैंने ये काम सीखा है, और मैं ये चाहती हूँ कि इसको अखबार में पब्लिश किया जाए। तो इन्होंने अपनी दर्द भरी कहानी बताई हुई है। ये एग्ज़ाम में आएगा नहीं, बट मैं आपको वैसे इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि उस टाइम पर सिचुएशन कैसी रही होगी भारत में। ये असल सच्चाई है कि उस टाइम पर ये लोगों की सिचुएशन कैसी रही थी। तो यहाँ पर एक महिला थी, उन्होंने लेटर लिखा कि भाई मैं ना 22 साल की हूँ जब से मैंने ये काम सीखा है, मेरी 3 बेटियाँ हैं और मेरे भी जो पति हैं, ठीक है, उनकी भी आप कह सकते हैं मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मैंने ना अपनी जो ज्वेलरी है उसको भी बेच दिया है। अब मैं ना भूखे मर रही हूँ, ठीक है। पहले तो मैंने ये जब काम सीखा था, तो जब ये मुझे काम मिलता था तो मैंने लगभग आप कह सकते हैं कि 3 तोला पर रुपीज़ हमें ये इतने पैसे दिए जाते थे, ठीक है। और मैंने लगभग यहाँ पर 28 रुपये ये काम कर करके इकट्ठे कर लिए थे, और मैंने अपनी तीनों बेटियों की शादी धीरे धीरे करवा दी थी। बट अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरे पास ये काम है ही नहीं कोई, ठीक है। अब मेरे पास कोई काम नहीं है, हम लोग भूखे मर रहे हैं, एक दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। तो अब बताइए हम क्या करें, ठीक है। तो ये उस टाइम की सिचुएशन है कि इनकी जो सास हुआ करती थी और ये खुद बहुत ही ज़्यादा इनका बुरा हाल हो गया था, ठीक है ना। तो आपको ये सिचुएशन भी समझनी पड़ेगी कि उस टाइम पर जो लोग थे उनकी कैसी सिचुएशन यहाँ पर हो गई थी। और बट यहाँ पर अभी और भी बुरा टाइम यहाँ पर लोगों का आना बाकी था। कैसे, इनको भी हम देख लेते हैं कि अभी भी जो आप कह सकते हैं कि लोगों की जो हालत थी वो और भी बदतर होने वाली थी। कैसे, 1830 में जो यहाँ पर अंग्रेज हुआ करते थे, ठीक है, अभी तो जो वहाँ का कपड़ा था भारत में आया नहीं था। अब उन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर अंग्रेज हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, वो यहाँ पर जो अपना कपड़ा था ब्रिटेन में, उसका बना हुआ कपड़ा अब इसको भारत में बेचना शुरू कर दिया इन्होंने। पहले इतनी बात तो थी, अगर उनको बाहर नहीं भेजा जा रहा है, जो बाहर है उसको, भारतीय कपड़े को बाहर बेचा नहीं जा रहा, कम से कम भारत के लोग तो उसको खरीद रहे हैं ना, ठीक है। भारत के लोग अगर खरीदेंगे तो थोड़ा बहुत तो चलो पैसा मिल जाएगा उनको। बट अब यहाँ पर थोड़े बहुत कपड़े हैं उनको भी बाहर से ला दिया गया, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो लोकल बुनकर होंगे फिर उनका कपड़ा लेगा कौन, ठीक है, फिर तो वो बिल्कुल ही भूखे मर जाएंगे। तो इसके कारण यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा समस्या देखने को मिली। जो यहाँ पर हज़ारों लोग थे, हज़ारों महिलाएं थी, ये बिल्कुल ही जॉबलेस हो गए, ठीक है। इनके पास बिल्कुल ही अब एक भी काम था नहीं।
और यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा भूखे मरने लग गए, हालत बड़ी तरसयोग हो गई। और यहाँ पर जो भी मशीनें यहाँ पर जो बनाया करती थी, क्योंकि अभी फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत जो काम था वो यहाँ पर फैक्ट्रीज सभी काम तो नहीं कर सकती थी ना, जो एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, जो भी डिज़ाइन वगैरह बनाने हैं कपड़ों पर, ये थोड़ा बहुत काम आप कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा यहाँ पर किया जाने लगा था, ठीक है, क्योंकि वो काम तो नहीं कंपनियां कर सकती ना, वो काम तो फैक्ट्रियां कर नहीं पाएंगी। बट आपको पता ही है, ठीक है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन चलाए जाएंगे। अभी आगे वाले जो लेसन पढ़ेंगे उनके बारे में भी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर महात्मा गांधी हुआ करते थे, तो इन्होंने भी जब आंदोलन चलाया था तो इन्होंने भी तो यही कहा था ना कि भाई आप ऐसा करो कि जो भी बहिष्कार कर दो, बॉयकॉट कर दो जो भी सामान बाहर से आ रहा है। इसके लिए आप क्या करो, जो खादी है, ठीक है, खादी का जो कपड़ा होता था बहुत ही मोटा हुआ करता था, आप इसको पहनना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक निशानी है राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की, ठीक है। और इन्होंने आप कह सकते हैं कि जो चरखा हुआ कर, जो भारत का झंडा हुआ करता था, ठीक है ना, जो यहाँ पर भारत का झंडा हुआ करता था उसमें आप देखेंगे तो इसमें पहले चरखे की फ़ोटो हुआ करती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले आप कह सकते हैं चरखे की फ़ोटो यहाँ पर मिडल में हुआ करती थी। अब है ना अशोक चक्र, तो पहले यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चरखे की फ़ोटो यहाँ पर हुआ करती थी। और ये चरखा जो था ये 1931 में, ठीक है, जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी जो कि 1885 में बनी थी, ठीक है, 1885 में बनी थी ये जो नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है ना, आपको ये याद रख लेना है। तो ये लगभग 1931 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन्होंने जो झंडे के बीच में आप कह सकते हैं कि गांधी के आंदोलन को आप थोड़ा सा भी बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इसको अपना लिया था, ठीक है ना। राष्ट्रीय जो झंडा था उसके बीच में चरखा की जो फोटो थी वो लगी होती थी पहले। तो यहाँ पर बहुत सारे जो बुनकर हुआ करते थे, अब उनके पास कोई काम था नहीं, तो कई ऐसे ही आप कह सकते हैं कि लेबर बन गए, ठीक है, मजदूर बन गए, कुछ शहरों को भाग गए। और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे, ठीक है, वो ऐसे भूखे मरते रहे और कईयों ने अलग अलग यहाँ पर काम सीख लिए थे। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कॉटन मिल्स कम अप, कि यहाँ पर अब भारत में भी आप कह सकते हैं जो कॉटन मिल्स थी वो भी खुल गई थी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हम कॉटन मिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट कॉटन मिल थी वो स्पिनिंग मिल वो बॉम्बे में 1854 में खोली गई थी। तो आपको ये याद रख लेना है, आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। तो ये 1854 में जो फर्स्ट कॉटन मिल थी इसको यहाँ पर खोला गया था। और फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी की आप 19वीं शताब्दी के पहले जो बॉम्बे था वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक पोर्ट क्या होता है, बंदरगाह, ठीक है। तो ये जो बॉम्बे था एक पोर्ट बनकर उभरा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि जो आयात निर्यात था वो बहुत ही ज़्यादा किया जाने लग गया। तो यहाँ पर जो भी कच्चा माल हुआ करता था फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये डेवलप होने लग गया था। और इसके आप कह सकते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो मुंबई वाली जो साइड है जो महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पर आपको ब्लैक सॉयल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। और ब्लैक सॉयल कॉटन की, कपास की उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी होता है, ठीक है, ब्लैक सॉयल पानी को ज़्यादा टाइम तक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा रोक के रखती है। तो इसके कारण ये जो है जो कॉटन है उसको उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट था यहाँ पर, ठीक है। तो इसके कारण इनको कच्चे माल की यहाँ पर कमी थी नहीं। ये आपको और एक पिक्चर दिखाई दे रही है जो कि 1900 में ली गई है, राजा दीनदयाल के द्वारा ये पिक्चर्स ली गई हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको कताई करने वाली जो महिलाएं दिख रही होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये स्मेल्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो स्मेल्टिंग होता है कि जब भी आप लोहे को पिघलाकर कोई और ही नई चीज बनाने की कोशिश करते हो तो उसको हम स्मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है, प्रगलन। तो अब आप देखेंगे कि 1900 में, ठीक है, 1900 में लगभग यहाँ पर आप देखेंगे कि 84 जो मिलें थी इसको बॉम्बे में खोल दिया गया था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले तो सिर्फ एक ही मिल खुली थी 1854 में, और धीरे धीरे यहाँ पर 1900 तक लगभग 84 मिलें खोल दी गई थी। तो क्योंकि यहाँ पर जो भी जिन्होंने यहाँ पर उद्योग खोले थे वो धीरे धीरे उनकी बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी, मांग बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ पर जितनों ने भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो मिलें खोली थी वो पारसी और गुजराती हुआ करते थे, क्योंकि इनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे आ चुके थे। क्योंकि ये क्या करते थे, ये इसी तरह व्यापार करते करते इनके पास बहुत सारे पैसे आ चुके थे। तो यहाँ पर बहुत सारे और भी सिटीज़ में आप कह सकते हैं कि जो मिलें थी वो धीरे धीरे खुलने लग गई थी। तो अगर आप अहमदाबाद की बात करें, ठीक है, जो कि गुजरात में है, तो 1861 में भी यहाँ पर एक पहली मिल खोली गई थी। और इसके बाद ही, ठीक है, एक साल बाद ही यहाँ पर कानपुर में लगभग आप फिर कह सकते हैं ना कि 1862 में कानपुर में भी आप एक कह सकते हैं कि एक मिल खोली गई। और यहीं पर एक यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस में भी यहाँ पर जो ग्रोथ है, ठीक है, कॉटन मिल्स की,
ये धीरे धीरे बढ़ने लग गई। जो डिमांड है लेबर की वो यहाँ पर बढ़ने लग गई। जो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो किसान थे, ठीक है, जो भी शिल्पी जन हुआ करते थे, खेती बाड़ी करने वाले जो भी किसान थे, वो इन्हीं शहरों में आ गए थे। क्यों? क्योंकि उनको भी तो काम की तलाश थी। इतने टाइम से वो फ्री बैठे थे, फ्री मतलब कि उनको कोई काम मिल नहीं रहा था, और इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर धीरे धीरे होने लग गया, क्योंकि लोगों को अब थोड़ा बहुत काम मिलने लग गया था। बट यहाँ पर आपको एक और समस्या देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी फैक्ट्री हुआ करती थी, इनको बहुत ही ज़्यादा समस्याएं देखने को मिली। क्योंकि ये जो हमारे यहाँ जो कपड़ा बनाया जाता था, वो ब्रिटेन की मार्केट में इसको बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता था। क्योंकि बहुत सारी जो सरकारें हुआ करती थी, क्योंकि हमारे पर तो अंग्रेज़ों का शासन था अभी, हाँ भी मैं तो ये क्योंकि था भी उस टाइम पर, तो ये तो आपको पता है। तो इसलिए अगर आप ब्रिटेन में अगर आप कपड़ा बेचने जाते हैं भारत का, तो वो क्या करेंगे, आप पर हाई ड्यूटी लगा देंगे कि भाई आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे सरकार को अगर आपने वहाँ पर सामान बेचना है। तो इसी तरह हर जगह पर हुआ। बट यहाँ पर अगर उनको यहाँ पर भारत में सामान बेचना था, तो उनको यहाँ पर ऐसी कोई समस्या देखने को मिलती नहीं थी। तो फिर ऑब्वियस सी बात है ना, तो उनको तो बेनिफिट होगा और हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो बट यहाँ पर ये जो स्थिति थी वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार था, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो यहाँ से क्या हुआ, जो ब्रिटेन था, ठीक है, जो ब्रिटेन से यहाँ पर आप कह सकते हैं जो कपड़ा आया करता था वो बंद हो गया। और यहाँ पर जो भारत में कपड़ों का जो उत्पादन किया जाता था, अब लोगों को जो भी यहाँ पर मिलिट्री हुआ करती थी ना, जो यहाँ पर भारत में मिलिट्री हुआ करती थी, ब्रिटेन की ये मिलिट्री थी ना, अब उनको भी तो जो सामानों की, कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनका आप कह सकते हैं कि उनको यहाँ पर भारतीय कंपनियों से, भारतीय उद्योगों से इनको जो भी सामान की ज़रूरत पड़ती थी, तो उनको वहाँ से लेनी पड़े, जिसके कारण जो भारत की स्थिति थी वो थोड़ी बहुत बदलनी शुरू हो गई। तो यहाँ पर आपको एक और पिक्चर दिख रही होगी। अब हम बात करेंगे स्टील और आयरन की, ठीक है, आयरन एंड स्टील की बात करेंगे। तो ये तलवार है टीपू सुल्तान की, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब एक लास्ट जो युद्ध हुआ था रंगपट्टनम का, तो वहाँ पर टीपू सुल्तान की हार हो गई थी, ठीक है, उसकी हत्या करने के बाद, ठीक है, 1799 में। तो यहाँ पर 1800 में एक यहाँ पर पर्सन आया था, ठीक है, जिसने क्या किया था, वो इसकी तलवार को यहाँ पर ले गया था। तो अगर आप आज भी देखेंगे तो ये इंग्लैंड के म्यूजियम में आज भी ये तलवार वहाँ पर पड़ी हुई है। तो यहाँ पर आपको पता है ना, टीपू सुल्तान मैसूर का राजा हुआ करता था, मैसूर का शासक था। तो ये आपको अगर याद नहीं है तो आप एक बार ज़रूर से लेसन नंबर जो प्रीवियस हमने करे हुए हैं, सेकंड लेसन है वैसे तो आपने इसको जरूर से देख लेना है। तो ये जो तलवार हुआ करती थी ये बहुत ही सख्त हुआ करती थी, बहुत ही ज़्यादा तीखी थी, ठीक है ना। तो ये बनी थी स्टील का वुड्स, ठीक है, ये हाई कार्बन स्टील था जिसको वुड्स कहा जाता था, और ये पूरे साउथ इंडिया में इसके बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता था, ठीक है ना। तो इस टाइम पर जो लोग हुआ करते थे वो युद्ध वगैरह चलते रहते थे, तो इनका उत्पादन वो आमतौर पर करते रहते थे। तो यहाँ पर एक पर्सन था जिसका नाम था फ्रांसिस बुचानन, ठीक है। तो उसने यहाँ पर मैसूर में आया था 1800 में। तो इसने टीपू सुल्तान की डेथ के बाद यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई हुई हैं, ठीक है। उसने बताया है कि यहाँ पर कैसे कैसे जो तलवार थी इसको बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं लोहे के साथ चारकोल को मिला दिया जाता था और बाद में उसको मिट्टी के बर्तनों टाइप में, ठीक है, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया जाता था। तो उस टाइम पर टेम्परेचर को कंट्रोल करने की भी आप कह सकते हैं काफ़ी टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ कर ली थी। और धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि ये पूरे यहाँ पर इलाकों में कह सकते हैं कि इसको यहाँ पर यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर जो कन्नड़ हुआ करते थे, कन्नड़ वर्ड उक्कू, तो ठीक है, यहाँ पर जो वुड्स था, ठीक है, इसका आप दूसरी भाषा में आप देख सकते हैं, तेलुगु में हुक्कू कहते थे, तमिल और मलयालम में उरुक्कू, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता था, स्टील हुआ करता था। तो यहाँ पर जो यूरोप के साइंटिस्ट हुआ करते थे वो बड़े ही हैरान थे, और इनको लगभग यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। इनको लगभग यहाँ पर 4 साल लग गए थे, किस काम के लिए, ये देखने के लिए कि भाई ये जो तलवार है वो कैसे बनाई गई है, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने इसको तलवार को ये कैसे बनाया 1818 से लेकर 1822 तक, तो इस पर इन्होंने काम किया था। अबैंडन्ड फर्नेसेस इन विलेजेस की जो बहुत सारी भट्टियां हुआ करती थी, ठीक है, जहां पर आप कह सकते हैं लोहे को पिघलाया जाता था और उनसे हथियार बनाए जाते थे, तो इनको छोड़ दिया गया था। क्यों छोड़ दिया गया था, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये अब बैलो क्या होता है, बैलो क्या होता है, अ डिवाइस और इक्विपमेंट दैट कैन पंप एयर, की हवा झोंकने वाली कुछ भट्टियां होती है ना, तो जिनके द्वारा झोंका जाता है उसको बैलोस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वुड्स स्टील था उसका उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा था, तो और उसके उत्पादन के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेक्निक की यहाँ पर यूज़ की जाती थी। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर लोहा हुआ करता था इसको पिघलाने के लिए भी ये कह सकते हैं कि उस टाइम पर बहुत ही कॉमन सी बात थी, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आप कह सकते हैं बिहार में, सेंट्रल इंडिया में, और यहाँ पर लगभग हर जिले में ये काम यहाँ पर किया जाता था। और ये जो काम था, जब आदमी लोग, जो भी यहाँ पर पुरुष लोग थे, इस लोहे को पिघलाने का काम करते थे, तो यहाँ पर महिलाएं क्या करती थी, वहाँ पर जो भट्टियाँ हुआ करती थी उसमें हवा झोंकने का यहाँ पर काम किया करती थी। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 19वीं शताब्दी में यहाँ पर क्या हुआ था, 19वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया था, जिसके कारण लोगों को ये भट्टियाँ छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, ठीक है, नहीं तो ये लोग भूखे ही मर जाते। और यहाँ पर एक और आपको रीज़न देखने को मिलता है। तो हमने जब ट्राइबल वाला जब लेसन पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो जंगल हुआ करते थे इन पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, ठीक है, कि अंग्रेज यहाँ पर भारतीय जो लोग थे, भारतीय जो आदिवासी जो भी कबीले वाले जो लोग हुआ करते थे, अब उनको एंट्री नहीं थी कि आप जंगल में आ सकते हैं और इन लकड़ियों को उठा सकते हैं। और लकड़ियों को अगर आप उठाएंगे यहाँ से, जंगलों से अगर आप लेकर जाएंगे, तो वहाँ के जो ऑफिसर हुआ करते थे, कहाँ के, जंगलों में जो रखवाली करते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। तो इतने ज़्यादा पैसे देने के बाद उनके पास कुछ बचता था नहीं, तो जिसके कारण उनको अपनी आदतें छोड़नी पड़ी। जो भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो लोहे का उत्पादन करके जो सामान बनाया करते थे, जो भी हथियार बनाया करते थे, तो उनको लकड़ी, क्योंकि जो भी उन्होंने लोहा पिघलाना है उसके लिए लकड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, जो भी वहाँ पर भट्टियाँ थी, भट्टियों में लकड़ियों की ही जरूरत पड़ेगी, और जंगलों पर कानून लगा दिए गए थे, तो जिनके कारण इनको बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। तो इन्होंने ये धीरे धीरे काम छोड़ दिया था। पहले तो ये छुप छुप कर जाने लग गए जंगल में, उन्होंने वहाँ से लकड़ियाँ उठाई और वहाँ से या आकर अपना काम कर देते थे। बट ये कितने टाइम तक ये काम करते, कभी ना कभी तो उनका ये काम चोरी पकड़ी जानी थी, तो इसलिए इन्होंने ये धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि ये काम छोड़ दिया था। अब यहाँ पर आपको एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि पहले जैसे ये भट्टियों में काम किया करते थे, अब ये जो लोहा था, कच्चा माल था, अब ये ब्रिटेन से आने लग गया था, ठीक है, तो इसके कारण अब ब्रिटेन जो था अपना बिजनेस था उसको चमकाने में लग गया। तो यहाँ पर इसकी बात भी देख लेते हैं। आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया, कि जो आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज हैं वो इंडिया में कैसे कैसे आई, इनके बारे में भी कहानी पढ़ लेते हैं। तो 1904 की बात है, ये बहुत ही अप्रैल का महीना, आपको पता है बहुत ही गर्म हुआ करता था। तो यहाँ पर एक चार्लेस वेल्ड नाम के एक पर्सन हुआ करते थे, जो कि अमेरिकन जियोलॉजिस्ट हुआ करते थे। और यहाँ पर एक और पर्सन थे, दोराबजी टाटा, ठीक है, जिनका क्या नाम था, दोराबजी टाटा थे। तो इनका एक लड़का हुआ करता था, एल्डर सन ऑफ जेम्स जी टाटा, ठीक है। तो जो दोराबजी टाटा, ये किसके, ये सबसे आप कह सकते हैं कि इनके लड़के हुआ करते थे। तो इनका जो सबसे बड़ा बेटा था वो यहाँ पर आ गए, वो क्या करने आए थे छत्तीसगढ़ में वो आयरन ओर डिपॉजिट ढूंढने आए थे, ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि जो भंडार हैं, ठीक है, उसके यहाँ पर इन्होंने जो ओर है उसके खनिज पदार्थ ढूंढने आए थे। तो इन्होंने काफ़ी महीने लगा दिए थे, ठीक है, और इनकी ये जो छानबीन थी, खोजबीन थी, इसमें भी बड़े पैसे खर्च हुए थे। तो इन्होंने अब फैक्ट्री खोलनी थी, ठीक है। तो ये क्या करने लग गए, यहाँ पर जमशेदजी टाटा ने भी डिसाइड किया कि भाई अभी कुछ भी हो जाए, यहाँ पर बिग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज यहाँ पर भारत में खोलेंगे, और ये पैसे लगाने के लिए भी यहाँ पर राजी थे। तो सबसे पहले यहाँ पर इनको जो अच्छी क्वालिटी का जो आयरन खनिज पदार्थ का जो ओर है, ठीक है, वो भी ढूंढना जरूरी हो गया था। तो सबसे पहले इनको लो अयस्क के भंडार ढूंढने पड़ते। तो यहाँ पर ढूंढते काफ़ी इनको टाइम हो गया। तो एक दिन इन्होंने देखा कि यहाँ पर जंगलों से जो यहाँ पर वेल्ड और जो दोराबजी थे ये यहाँ से जा रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि गाँव से ना यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का ग्रुप है, उसमें पुरुष भी हैं और पुरुष और स्त्रियाँ दोनों हैं, वो एक बास्केट में, ठीक है, एक टोकरी टाइप में जो आयरन ओर है, ठीक है, जो लो अयस्क है, इसको ये क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे थे। तो ये क्या थे, देशभर अगेरियंस। तो ये जो अगरिया समुदाय के जो लोग थे, फिर इन्होंने उनसे पूछ लिया, ठीक है, दोराबजी टाटा और वेल्ड ने, कि भाई ये आप लेकर कहाँ से आ रहे हो। तो उन्होंने दूर से हाथ दिखा दिया कि भाई वो देखो पहाड़ियाँ हैं, हम वहाँ से इनको लेकर आ रहे हैं। तो ये क्या गए, ये धीरे धीरे चलते वो वहाँ पर उन्हीं पहाड़ियों में चले गए, ठीक है। और इनको यहाँ पर कह सकते हैं कि लो अयस्क का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर इनको देखने को मिला। बट यहाँ पर एक समस्या थी, समस्या ये थी कि यहाँ पर पानी की बिल्कुल कमी थी नहीं, ठीक है, क्योंकि अब फैक्ट्री खोलने के लिए पानी की ज़रूरत तो होगी। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने पास में देखा कि पानी पूनी है नहीं, तो इन्होंने भी अभी भी ये ढूंढते रहे, ठीक है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं एक सूटेबल प्लेस ये ढूंढते रहे जहाँ पर इनको सारा कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर जो अगेरिया थे, अगेरिया जो प्रजाति के जो वहाँ पर कह सकते हैं जो समूह के लोग थे, इन्होंने इनकी मदद की, ठीक है, किसमें, जो यहाँ पर आयरन ओर है, लो अयस्क है, इसको ढूंढने में इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। और एक कहाँ पर मिला, लेटर सप्लाई द भिलाई स्टील प्लांट। फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं जहाँ पर इन्होंने ढूंढा था उसको भिलाई स्टील प्लांट का नाम दे दिया गया। तो आपको भिलाई जगह है, आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, ये 1940 की ली गई पिक्चर है। ये कौन सी है,
टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुब्रनरेखा, ये वहाँ के उस नदी के किनारे ये फैक्ट्री खोली गई थी। तो कुछ सालों बाद यहाँ पर बहुत सारा जो एरिया था, ठीक है, जंगलों का, इसको साफ कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सुब्रनरेखा यहाँ पर एक नदी बहा करती थी और यहाँ पर इन्होंने जमशेदपुर इसका नाम रखा गया और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो शहर था इसी में यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री खोल ली थी। और यहाँ पर इनको पानी की भी कमी थी, वो भी पानी की कमी थी नहीं, वो भी इनकी पूरी हो गई थी, साथ में नदी थी, तो इसका नाम रखा गया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को। तो ये कब यहाँ पर इन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था? 1912 में। तब हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कैसे बढ़नी शुरू हो गई। तो यहाँ पर 19वीं शताब्दी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भारत था वो इंपोर्ट करता था, जो भी स्टील आपको देख सकते हैं इस्पात हुआ करता था, वो भारत क्या करता था, वो ब्रिटेन से क्या किया करता था, वहाँ से मंगाया करता था। बट यहाँ पर धीरे धीरे जो रेलवे का जो नेटवर्क है वो बिछाया जा ही रहा था। तो आपको ऑब्वियस से पता है कि भाई जो ब्रिटेन का जो लोहा आता था, जो भी वहाँ का आयरन आता था, इसकी बड़ी डिमांड हो गई थी यहाँ पर भारत में। ठीक है, तो लंबे समय तक जो भी यहाँ पर अंग्रेज हुआ करते थे, ठीक है, तो वो यहाँ पर इस बात को मानने के तैयार ही नहीं थे कि भाई भारत में भी उत्पादन यहाँ पर लोहे का किया जा सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि टिस्को का जब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब ये फैक्ट्री चलने लग गई थी, तो यहाँ पर आपको पता है कि 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, ठीक है, वो शुरू हो गए। ठीक है, 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध था वो शुरू हो गया। अब यहाँ पर जो स्टील का जो प्रोडक्शन था ब्रिटेन में, ठीक है, अब वो कहाँ यूज़ किया जाने लग गया था? अब उसका यूज़ आप कह सकते हैं कि जो वहाँ पर जो वॉर लग गई थी ना, वहाँ पर तो लड़ाई होने लग गई थी, ठीक है, उस युद्ध में उनका इस्तेमाल होने लग गया था। तो जो ब्रिटिशर्स थे अब वो क्या करने लग गए थे, इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिशर स्टील इनटू इंडिया डिक्लाइंड। तो यहाँ पर जो भारत में पहले ब्रिटिश से जो भी लोहा वगैरह आया करता था, अब उनका जो आयात था, निर्यात था, वो बिल्कुल ही जो वहाँ से इंपोर्ट करता था भारत, ठीक है, अब उसको ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, अब क्योंकि वो उनके जो वहाँ के जो घरेलू उद्योग हैं, ठीक है, उनके जो जंग चल रही थी उसकी कॉमोडिटी को पूरा करने के लिए, जो भी जंग लड़ने के लिए जो भी सामान चाहिए वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। तो अब रेलवे, इंडियन रेलवे था, भारतीय रेलवे को डिपेंड होना पड़ा किस पर? टिस्को पर, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन जो भी यहाँ पर थी कंपनी पर, इनको डिपेंड होना पड़ा। तो यहाँ पर बहुत साल लग गए। टिस्को ने बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लोहे का उत्पादन किया और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो चीज़ें थी वो बनाई। अब यहाँ पर टिस्को को और भी बहुत सारे काम दे दिए गए, जैसे कि यहाँ पर जो लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो भी इनको बनाने का काम दे दिया गया। और अगर आप देखेंगे तो 1919 में यहाँ पर जो सरकार थी, ठीक है, अब वो क्या करने लगी थी, 90% जो भी यहाँ पर स्टील का जो भी उत्पादन किया जा रहा था टिस्को में, टिस्को तो भारत की कंपनी थी ना, तो अब यहाँ पर इससे खरीदा जाने लग गया था। ठीक है, तो वो उस टाइम की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज थी, वो बन के उभरी। ठीक है ना, तो इस टाइम पर जो आयरन एंड स्टील था, तो आपको ये बात थोड़ी सी अपना थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जब यहाँ पर भारत की तरक्की कब शुरू होने स्टार्ट हुई, मतलब कि भारत का जब उद्योग था उसी टाइम पर शुरू हुआ उसका, आप कह सकते हैं कि उस टाइम पर उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया जब ब्रिटेन से आने वाला सामान था उसको बंद कर दिया गया था। ठीक है ना, तो अगर उस टाइम पर जो कॉटन था उसको भी बंद कर दिया जाता तो शायद भारत का भी आप कह सकते हैं कि जो थोड़ी सी इमेज होती आज की वो बहुत ही ज़्यादा अलग होनी थी। तो इसी तरह ये सारा कुछ पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गई थी और जो राष्ट्रीय जो आंदोलन थे वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर शुरू होने लग गए थे। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा चैप्टर था, आपको ये चैप्टर कैसा लगा, तो उसको ख़त्म करने से पहले हम यहाँ पर एक लास्ट बात है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जो औद्योगिकरण था, वो भी जापान में कैसे यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गया। तो अगर आप भारत की बात देखें तो जो भारत की सरकार थी वो यहाँ पर भारत का शोषण कर रही थी, और वहाँ पर अगर आप देखेंगे जापान की सरकार, तो जापान की सरकार उनको बहुत ही ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रही थी, वो उनको सारी मदद दे रही थी और उनको कम्पीट करने के लिए आप कह सकते हैं कि जो कि उनको प्रोटेक्शन भी दे रही थी। वो पूरी तरह से जो ब्रिटेन के जो लोग हैं, जो जापान के लोग थे, उनकी पूरी तरह से हेल्प कर रही थी। जब भी इनको कोई लोन की ज़रूरत पड़ती थी तो वो उनको लोन भी दिए जाते थे। बट भारत की आप कह सकते हैं कि भारत की थोड़ी सी अलग थी। तो ये हमारा चैप्टर था। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।